हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा जो एनवायरमेंटल अपडेट्स सेक्शन है उसी का पार्ट है, पर वहाँ पे हम 2-3 न्यूज़ या रिसर्च अपडेट्स ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पर आज के सेशन में हम एक ही रिसर्च अपडेट को डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसके साथ एक ऐसी टर्म जुड़ी हुई है जो करंट सिचुएशन में शायद सबसे स्केरी टर्म है, वो है कोविड-19। अब इसके इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में अलग से बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आप सब जानते हो देश दुनिया में क्या हो रहा है। और इसके लिए जो भी मिटिगेटिव या प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, वो इस टाइम पे तो इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज जानेंगे एनवायरमेंटल डीएनए कोविड-19 में कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे इससे बचने में हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल डीएनए, जिसे ईडीएनए भी कहा जाता है, वो क्या है वो हमें पहले जानना पड़ेगा, इसके इम्पैक्ट्स या इसके इफ़ेक्ट्स जानने से पहले। तो एनवायरमेंटल डीएनए बेसिकली आप लोगों को ये पता है कि डीएनए कैसे कलेक्ट की जाती है। जनरली हम ऑर्गेनिज्म से किसी आइसोलेट करके या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए उसकी बॉडी से कलेक्ट करते हैं, पर नाम से समझ में आ रहा है कि एनवायरमेंटल डीएनए बेसिकली एनवायरमेंटल सैंपल्स जो है उनको कलेक्ट की जाती है, जैसे कि सॉइल, वाटर, फीजेस, एयर, ये सारी चीज़ों से एनवायरमेंटल डीएनए कलेक्ट की जाती है। और इसके लिए टारगेट ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसके डीएनए आप कलेक्ट करना चाहते हो उसको आइसोलेट करने की या उसको फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि कलेक्शन एनवायरनमेंट से हो रही है। तो ये प्लस पॉइंट है एनवायरमेंटल डीएनए की। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए स्किन, हेयर, स्केल, फेजेस और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू वो अपना डीएनए शेड करता है, जो जहाँ पे भी वो जाता है तो वहाँ से डीएनए कलेक्ट करके हम उसे एनालाइज करके उस ऑर्गेनिज्म, उस स्पीसीज़, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो ये है एनवायरमेंटल डीएनए, जिसे शॉर्ट में ईडीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कलेक्ट करेंगे, अब एनालाइज करके क्या जानेंगे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस स्पीसीज़ के बारे में, और क्या जानेंगे वहाँ का जो टैक्सा है, यानी कि जो वहाँ के स्पीसीज़ के डिटेल्स जो है, फंक्शनल जीन्स जो है उस एनवायरनमेंट में, उसके टैक्सोनॉमी जो है, उन सारी डिटेल्स हमें एनवायरमेंटल डीएनए एनालाइज करके मिल सकती है। इसके अलावा भी नॉट ओनली उसी स्पीसीज़ या उस ऑर्गेनिज्म, उसके पास्ट प्रेजेंट में, क्योंकि हम एनवायरमेंटल डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ के डिटेल्स हमें मिल जाएगी बहुत जगहों से, बहुत चीज़ों से। तो उसके पास्ट, प्रेजेंट, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो है और इकोसिस्टम के साथ उस ऑर्गेनिज्म की, उस स्पीसीज़ की जो रिलेशनशिप है, वो सारी डिटेल्स हम एनवायरमेंटल डीएनए कलेक्ट करके हमें वहाँ से मिल सकती है। और मेन बात ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल डीएनए जो है वो पैरासाइट, फंगी, वायरस जो डिजीज़ क्रिएट करता है उनको भी मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, जो मेन बात यहाँ पे याद रखिएगा, एनवायरमेंटल डीएनए इज़ एबल टू मॉनिटर द पैरासाइट, फंगी एंड वायरसेस दैट कैन कॉज डिजीज़। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये आगे जाके हमें ज़रूरत है। तो एनवायरमेंटल डीएनए क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके एनालाइज करके हमें क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गया। अब हम ये जानेंगे कि इसको एनालाइज करके साइंटिस्ट अभी क्या करते हैं, जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है एनवायरमेंटल डीएनए। और इस क्योंकि जैसे हमने अभी कहा कि पैरासाइट, फंगी, ये सब चीज़ें मॉनिटर कर सकता है, तो जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस स्पीसीज़ के पॉपुलेशन का क्या सिचुएशन है, कितना है। तो सेंसस एक अलग चीज़ है। अगर कोई पैरासाइट, कभी कभी आप लोगों को ये न्यूज़ आता है कि किसी अनजान रीज़न से 300-400
ऑर्गेनिज्म कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के उनके डेथ हो गए, जैसे कभी पता चला था कि 300 हाथी मर गए। तो ऐसी जब वो रीज़न अननोन हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है, किसी बीमारी के थ्रू हो सकता है। तो वो बीमारी कैसे होगा, पैथोजन, वायरस, इन सब चीज़ों से होगा। तो वो पैथोजन वायरस क्या है और किस तरह से हम उस वायरस से, उस पैथोजन से या फिर फंगी जो भी अटैक हुआ है उससे स्पीसीज़ को बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इन्वायरमेंटल डीएनए वो डिटेक्ट करने में इन्वायरमेंटल डीएनए बहुत हेल्पफुल है। तो आजकल रूटीनली वो यूज़ होते हैं स्पेशली एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए। और इसका मेन प्लस पॉइंट वही है कि इसके लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें आइसोलेट करके एक जगह पे रख के उसकी बॉडी से डीएनए कलेक्ट करके करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमेशा वो हमें नहीं मिलता है ना, पर उस इन्वायरमेंट पे हम जा सकते हैं, वहाँ से डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि इन्वायरमेंटल डीएनए में उस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस ज़रूरत नहीं है। वो पहले अगर उस प्लेस में रहा होगा तो हम आसानी से इस डीएनए, उसके डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसकी बॉडी की ही ज़रूरत है वहाँ पे कि उसकी बॉडी से हमें वो डीएनए कलेक्ट करना होगा। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दी गई है कि पता चला है, एक इस न्यूज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस की थी। एक ब्राज़ीलियन फ्रॉग है जो मेगालोसिया वोकैनेसिस, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो इस स्पीसीज़ को 1968 में कहा गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। वो साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज़ के बारे में ये कह दिए थे कि ये जो स्पीसीज़ है फ्रॉग के, ब्राज़ीलियन फ्रॉग के, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। बट देखा गया है कि 2020 में, लास्ट ईयर, इस हमारे पास न्यूज़ भी है, शायद इन्वायरमेंटल अपडेट्स पार्ट 2 में आप लोगों को इसके बारे में न्यूज़ डिटेल मिल सकती है, वहाँ पे है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि 1968 में तो कह दिए थे ये एक्सटिंक्ट हो गया है, बट 2020 में ये पता चला है कि ये जो स्पीसीज़ है वो डिस्कवर की गई है कि ये स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, ये अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में है। वो कहाँ से पता चला है? इसी एनवायरमेंटल डीएनए टेक्निक के थ्रू ये पता चला है। तो ये बहुत हेल्पफुल है वाइल्ड लाइफ के, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के सिचुएशन, उनके कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम के साथ उनका रिलेशनशिप, ट्रॉफिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए एनवायरमेंटल डीएनए बहुत हेल्पफुल है। अब हम ये बात करेंगे कि हम बात तो कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, पर हम फिर कोविड-19 को इसमें क्यों ला रहे हैं? तो वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, इकोलॉजी की बात हो रही है, पर कोविड-19 में ये कैसे हेल्प करेगा? एक स्टडी हुई है, वहाँ जैसे नॉर्मल, जैसे अभी हमने क्या कहा था कि इसके थ्रू हम पैथोजेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते, मॉनिटर कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर जो ट्रेडिशनल स्टडी है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल स्टडी है, किसको मॉनिटर करने के लिए? पैरासाइट को मॉनिटर करने के लिए, वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। कब नहीं होता? जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और या फिर जियोग्राफिकल एरिया अगर बहुत ज़्यादा हो, तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके थ्रू डिजीज़ और पैरासाइट को मॉनिटर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर वहाँ से जो डेटा मिलता है वो एक्यूरेट नहीं होता, एडिक्वेट नहीं होता। तो वो डेटा से हमें ये नहीं पता चलता कि आउटब्रेक्स उस पैरासाइट के, उस डिजीज़ के जो आउटब्रेक्स होने वाला है वो कैसा होने वाला है, कितना होने वाला है, या उसकी प्रॉपर डिटेल्स, एक्यूरेट डिटेल्स हमें अच्छे से नहीं मिलता है। तो वो शॉर्ट ऑफ डेटा हो जाता है। पर बायोसाइंस एक जर्नल है, वहाँ एक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंटिस्ट ने एक स्टडी दी है और वहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब की है, जहाँ पे नोवेल मॉलिक्यूलर टेक्निक के बारे में उन्होंने कहा है। ये जो शॉर्टकमिंग्स है, शॉर्टकमिंग्स क्या मतलब? शॉर्ट ऑफ जो डेटा है, इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते, उस प्रोसेस के बारे में उन्होंने डिटेल डिस्कशन की है। बायोसाइंस जर्नल में ये स्टडी आई हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी की, इसमें मैं स्टडी के ओवरलुक की बात कर रही हूँ,
डिटेल में तो हर किस तरह से स्टडी की गई है, क्या क्या पॉइंट्स ली गई है, हर बात तो हम नहीं कर सकते, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी, तो वो तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको पढ़ना है इस डिटेल के बारे में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोसाइंस जर्नल की वो लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके ज़रूर आप डिटेल देख सकते हो। इसके साथ साथ द कन्वर्सेशन, ये भी एक आर्टिकल, एक पेज है, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो कि इस न्यूज़ के बारे में जान सकते हो। वहाँ पे ये आर्टिकल आई हुई है जो द कन्वर्सेशन, तो वहाँ पे भी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टडी को अभी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहा है कि एनवायरमेंटल डीएनए और आरएनए, ईडीएनए और ईआरएनए जिसे कह सकते हैं, तो उसके थ्रू ये जो रिसर्च प्रोसेस है, जो डेटा हम ढूंढ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में आउटब्रेक्स को जानने के लिए, तो वो हम बेटर हो सकता है। जो सारी चीज़ें, और वो किसके लिए, ह्यूमन के लिए भी है और वाइल्ड लाइफ पैथोजन के लिए भी। हमें जो डेटा चाहिए होता है एक आउटब्रेक्स को जानने के लिए, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए, तो वो डेटा हमें प्रॉपर मिल सकते हैं। जो ट्रेडिशनल है उससे ये टेक्निक बेटर है, ये वो कह रहे हैं। और इससे उन्हें क्या मिलेगा, एक टाइमली व्यू मिलेगा किसका, जो डिज़ीज़ स्प्रेड के बारे में उनको पहले पता चल जाएगा कि ये डिज़ीज़ आने वाला है। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जब डिज़ीज़ स्प्रेड होता है वो टाइम लेता है, ह्यूमन के थ्रू जानना है तो। बट अब अगर प्रॉपर टेस्टिंग आपके पास हो और आपको 1-2 केसेस मिले, तो वहाँ से इसकी आउटब्रेक्स कैसी हो सकती है, ये सारी चीज़ें वो अपने स्टडी के थ्रू बता सकते हैं। तो उसे प्रायर एक टाइमली व्यू मिल जाएगी। टाइमली व्यू मिलने से क्या होगा, और कहाँ पे कि कितने लोकेशन में कहाँ तक ये स्प्रेड हो सकता है, जियोग्राफिक लोकेशन और पॉपुलेशन के बारे में उनको पता चलेगा, और वो इन एडवांस पता चलेगा। और इससे क्या होगा, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो अगर आपको पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ आने वाला है और बहुत इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप पहले से ही एक प्रिवेंटिव मेजर अगर ले पाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही चीज़ है जो एनवायरमेंटल डीएनए, इस टेक्निक के थ्रू प्रॉपर डेटा मिल सकती है, उससे आउटब्रेक्स के बारे में पता चल सकता है, और हम उससे बचने के लिए, उसकी इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कोविड-19 में क्या किया है फिर। तो आपको अभी ये तो पता चल गया होगा कि कोविड-19 जो पैथोजन, वायरस, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट को जानने के लिए, प्रायर टाइम में जानने के लिए, टाइमली व्यू मिलने के लिए एनवायरमेंटल डीएनए यूज़ होते हैं, हो रहे हैं अभी। तो कोविड-19 के लिए भी ये काम हुआ है। कब हुआ है, 2020 में ह्यूमन हेल्थ रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया है एनवायरमेंटल डीएनए टेक्निक को, किसमें, कोविड-19 पैंडेमिक को ट्रैक करने के लिए इसकी यूज़ स्टार्ट की है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आपके जानकारी के लिए भी है, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में कोरोना वायरस, कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोरोना वायरस के जो जीनोम है, हम एनवायरमेंटल डीएनए टेक्निक की बात कर रहे हैं, पर वो डीएनए नहीं है, उसके कज़िन मॉलिक्यूल आरएनए है। तो कोरोना वायरस के जो जीनोम है वो बेसिकली आरएनए से कंसिस्ट होता है। तो कोरोना वायरस के जो जीनोम है वो डीएनए नहीं है, कोरोना वायरस के जो जीनोम है वो आरएनए है। तो उसमें रिसर्चर्स ने क्या किया है, ईडीएनए, ईआरएनए वेरिएंट को ऑप्टिमाइज़ किया है, बेस्ट डाटा निकाला है इनसे, और ताकि कोरोना वायरस आरएनए जो है वो कहाँ से देखा है, एयर और ह्यूमन वेस्ट वाटर। तो जो बात कर रहे हैं कि एयर के थ्रू ये स्प्रेड होता है या नहीं, वेस्ट वाटर में कैसे पता चलता है, किस टाइप ऑफ है, और अगर हम एक वायरस के बारे में नहीं जानेंगे, ये जो वैक्सीन्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, अगर हम वायरस की एक्टिविटी, उसके बारे में, उसके डिटेल्स
नहीं जानेंगे तो उसके लिए एंटीवायरस तो नहीं निकाल सकते। तो वो सारी स्टडी इसी पे बेस्ड है। प्रॉपर स्टडी अगर नहीं होगी तो एंटीवायरस भी गलत निकलेंगे, उसके मेडिसिन भी गलत निकलेंगे, तो वो हमारे हेल्थ के लिए इफेक्ट होगा और वायरस को हम दूर भी नहीं कर सकते। तो स्टडी की तो ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया है, कोरोना वायरस के आरएनए जो है वो किस तरह से स्प्रेड होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी जगह वो नॉर्मल केसेस में जो न्यूज़ में आ रहा है, घर से बाहर ना निकल के भी कोरोना हो रहा है उनको। तो क्यों हो रहा है? या तो उनके वाटर के थ्रू कहीं से आ रहा है या फिर एयर में हो सकता है कोरोना। तो इन चीज़ों को उन्होंने डिटेल में देखा है। तो स्टडी में उन लोगों ने ये किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हेल्थ शैंड्स हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 पेशेंट थे एक रूम में कोरोना वायरस पेशेंट थे, कोविड-19 पेशेंट थे। उनको वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया एयर से, उन्होंने उनके बॉडी से नहीं, एयर से सैंपल कलेक्ट किया है। और ईआरएनए टेक्निक के थ्रू उन्होंने पता किया है कि कोरोना वायरस जो है वो एयर से भी ट्रांसमिशन उनका हो सकता है। मतलब एयर एज ए की रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। तो जो मेन अभी हम कहते हैं कि एयर भी एक रूट है या फिर एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं कोरोना वायरस, तो इन्हीं बातों पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा हेल्थ शैंड्स हॉस्पिटल में ये जो रिसर्चर्स ने सैंपल कलेक्ट करके स्टडी की है, तो उसके थ्रू उन्होंने बताया है कि एयर जो है वो कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो एयर एक माध्यम है कोरोना वायरस ट्रांसमिट के लिए। तो ये चीज़ स्टडी के थ्रू ही पता चला है। और इसके साथ साथ उन्होंने वाटर में भी किया है। तो जब उन्होंने ईआरएनए जो एनालिसिस है, क्योंकि उसका तो जो जीनोम है आरएनए है, तो इसमें ईआरएनए टेक्निक ईडीएनए से ईआरएनए टेक्निक से सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ईआरएनए एनालिसिस के थ्रू वेस्ट वाटर के उन्होंने एनालिसिस की है और वहाँ पे बताया है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल डिटेक्शन से पहले, ह्यूमन में मेडिकल डिटेक्शन जब हुआ था कोरोना वायरस की, उससे पहले वेस्ट वाटर एनालिसिस के थ्रू पता चला है कि हाँ ये एक आउटब्रेक आ रहा है इस सिचुएशन में। अब कहाँ पे जिस रीजन में ये टेस्ट हुई है उन रीजन में देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उन रीजन्स में से एक रीजन को देख लें, तो जो वेलेंसिया स्पेन, वहाँ पे टेस्ट की गई थी, वेस्ट वाटर एनालिसिस की गई थी ईआरएनए टेक्निक के थ्रू, और वहाँ पे देखा गया था मार्च 9, 2020 में जो सार्स कोरोना वैक्सीन बोलियो सार्स कोरोना वायरस के जो कंसेंट्रेशन है वहाँ पे मिली थी। कहाँ पे मिली थी? वेस्ट वाटर वेलेंसिया स्पेन में सार्स कोरोना वायरस के कंसेंट्रेशन मिले थे। कब मिले थे? मार्च 9, 2020 में मिला था। बट उस टाइम पे वहाँ के जो लोग हैं उनमें कोरोना वायरस की इतना इफेक्ट नहीं देखी गई थी, 1-2 में देखी गई थी, पर इतना स्प्रेड नहीं हुआ था कि हाँ कोई वायरस की एक वेव आ रही है। ये जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव बात की जा रही है, तो कोई वायरस की जो वेव आ रही है वो उस टाइम पे नहीं देखी गई थी, पर कंसंट्रेशन उनको मिला था मार्च 9, 2020 में वेस्ट वाटर में। और बाद में देखा गया क्लिनिकल केसेस उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, पर वो तब स्टार्ट हुआ अप्रैल में, अप्रैल 2020 में क्लिनिकल केसेस तब अपना पीक ले लिया। तो उसके क्यों हुआ था? क्योंकि सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं पर असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जब तक वो टेस्ट ना करवाए तो समझ में नहीं आता उनको कोरोना हुआ है। तो यही चीज़ है कि जो इन्फेक्शन है और सिम्टम्स है उसके डिफरेंस के कारण ह्यूमन में मेडिकल जो केसेस है वो बाद में आ रहा है, और उससे पहले वेस्ट वाटर कंसंट्रेशन में कोरोना वायरस की प्रेजेंस दिख रही है। तो ये हेल्प करता है ईआरएनए ईडीएनए टेक्निक, जहाँ से हमें पहले पता चल जाता है कि जो कोई भी, अब ये कोविड-19 की बात नहीं हो रही है कि हाँ बस ये कोविड-19 के लिए ही हेल्पफुल है, जो भी पैथोजेंस है उनके इफ़ेक्ट्स है, पहले अगर इस टेक्निक के थ्रू की जाए, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर डेटा
और एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, तो इस टेक्निक के थ्रू पता की जाए तो हमें पहले एक सिचुएशन पता चल जाएगी कि हाँ, ऐसी कोई पैथोजन या फिर वायरस जिसकी इफ़ेक्ट आ रही है और ह्यूमन हेल्थ, या फिर अगर हम वाइल्ड लाइफ की भी बात करें तो वाइल्ड लाइफ हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने वाला है, तो हम प्रॉपर मेडिकेशंस ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और वहाँ पे भी जहाँ मेडिसिन जाना थोड़ा टाइम टेकिंग है या फिर प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पे भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स भेज सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसमें जो एनवायरमेंटल डीएनए है कोविड-19 में, वो इसी तरह हेल्प कर रहा है कि इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर सके या फिर हम मिटिगेटिव मेजर्स लेके इससे बच सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। एनवायरमेंटल डीएनए जो टेक्निक है वो कोई भी पैथोजन, करंट सिचुएशन में कोविड-19, बट कोई भी पैथोजन हो, वायरस इफेक्ट हो, वहाँ से बचने के लिए, प्रॉपर एनालिसिस के लिए, प्रॉपर डेटा पाने के लिए बहुत हेल्पफुल एंड मिटिगेटिव मेजर्स लाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। तो और ये भी सोचा जा रहा है कि आगे जाके भी ये ऐसे ही हेल्पफुल रहेगा। तो यही बात थी मेनली कोविड-19 और ईडीएनए की, उनके इफ़ेक्ट्स, ईडीएनए के थ्रू किस तरह से हम कोविड-19 के इम्पैक्ट को, कोविड-19 क्या, कोई भी पैथोजन वायरस इफ़ेक्ट, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ पे हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हेल्थ पे हो, हम ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उससे मिटिगेटिव मेजर्स निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम उससे बच सके या किस तरह से उसकी आउटब्रेक को हम रोक सकें। तो इसीलिए ईडीएनए और एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए ईआरएनए टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यही तक था। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और अगर मेरी समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको और बेटर चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ही है। मेन बात ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, इसके साथ साथ आपको समझ में भी आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या इन्फॉर्मेशन में प्रॉपर डेटा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर बता सकते हो। कोई भी नेगेटिव कमेंट ज़रूर अप्रिशिएबल है, क्योंकि वो मुझे नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाने में हेल्प करेगी। तो जो भी है दिल खोल के बोलिए, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, पर रीज़न ज़रूर बताइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे एक क्विज़ भी मैं डालती हूँ, और आपको पीडीएफ चाहिए हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ जाके कर सकते हैं एनी टाइम। तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे हमारा ट्रेडिशन है, एक क्वेश्चन रहता है एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आज का क्वेश्चन है BEM, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये सेक्शन हम जो हमारे इन्वायरमेंटल फुल फॉर्म सेक्शन है वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो आई बटन में देख के ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।